तो कैसे हैं सब लोग। आज बैटल्स ऑफ इंडिया सीरीज के तीसरे लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नंद डायनेस्टी इन नॉर्थ इंडिया। इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर जब हम बात कर रहे थे अबाउट बिंबिसार, अजातशत्रु एंड शिशुनाग, तब हमने देखा था कि मगध महाजनपद का जो डोमिनेंस या इन्फ्लुएंस है बाकी महाजनपद से कई ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका था। और उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए, उसी डोमिनेंस को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा कि नंद डायनेस्टी ने जो है ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पर जो है अपना रूल स्थापित किया था। और उसके बाद ये लेगेसी और आगे बढ़ी अंडर मौर्य रूल, जब हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सक्सेसर्स ने जो है ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो है अपना रूल स्थापित किया था। बट मौर्य वंश की तरफ बढ़ने से पहले हमारा ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि नंद वंश ने कौन कौन से कॉन्क्वेस्ट किए जिससे उनका जो रूल है ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया पे हमें देखने को मिलता है। तो उसी के बारे में बात करते हुए सबसे पहले देखते हैं क्या हमें बैकग्राउंड देखने को मिला बिहाइंड दीज कॉन्क्वेस्ट। द नंद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय महापद्मानंद who ruled from 345 to 329 BC, who expanded the Magad Empire aggressively. His successors, particularly Dhananand, maintained a powerful military but faced internal discontent, leading to their downfall to Chandragupta Maurya. महापद्मानंद के बाद जब हमने देखा कि धनानंद ने रूल अपना स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमें टायरनी देखने को मिली, हाई टैक्सेशंस देखने को मिले, जिससे लोग जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा जो उनके खिलाफ आक्रोश हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वहाँ पे रिवोल्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चाणक्य। उसके बारे में जो है अगली क्लास में जो है हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कैसे ओवरथ्रो किया था नंद डायनेस्टी को। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। The exact dates of Nand battles are uncertain due to limited historical sources, but they likely occurred during Mahapadmanand's reign, that is from 345 to 329 BCE। क्योंकि धनानंद का जो ज़्यादातर समय था वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्रश करने में ही निकल गया और वो उसमें सफल हो भी नहीं पाए। अंत में धनानंद की हार हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे मेजर कैरेक्टर्स की अगर बात करें, सबसे पहले ऑब्वियसली महापद्मानंद हमें देखने को मिलते हैं एंड द अदर महाजनपद। तो महापद्मानंद के बारे में जो है एक बेसिक आइडिया लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे हमें कौन कौन से बैटल्स देखने को मिले अंडर द नंद डायनेस्टीज कॉन्क्वेस्ट। तो महापद्मानंद ने जो है 345 से 329 BCE तक जो है वो रूल किया था। उसके बाद हमें इनके पुत्र धनानंद का जो है वो रेन देखने को मिलता है। He overthrew the Shishunag dynasty and became the first Nanda ruler. And he also established Patliputra, which is modern day Patna, as his capital. इससे पहले जब हमने देखा था शिशुनाग डायनेस्टी में जो है वैशाली को जो है उन्होंने अपना कैपिटल बनाया था, ये जो है वापस से एक बार पाटलिपुत्र में जो है कैपिटल को लेके आए थे, जो अजातशत्रु की भी कैपिटल थी। एक बार अगर हम नंद वंश का जो है एम्पायर का मैप देखें तो हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में मॉडर्न डे यूपी और बिहार के काफी सारे रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। कलिंग को जीतने के बाद उड़ीसा मॉडर्न डे के कुछ पार्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडियाज पार्ट्स एज वेल। तो ऐसा कुछ हमें दिखता था नंद एम्पायर। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक द ग्रेट के रेन के दौरान जो हमें मौर्य वंश के रूलर्स देखने को मिलते हैं, उन्होंने और एक्सपैंड किया और सदर्न मोस्ट रीजन्स पे भी जो है उन्होंने अपना कैप्चर जमाया था। उसके बारे में जो है डिटेल में अगली क्लासेस के अंदर जो है हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ते हैं महापद्मानंद की तरफ। He defeated and annexed several major kingdoms including Kaling, वत्स, कोसाला etc. कोसाला को जो है इससे पहले वो एनेक्स कर चुके थे। जब हमने पहले बात की थी अबाउट बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, तब हमने देखा था कि प्रसेनाजीत की मृत्यु के बाद कोसाला का जो रीजन है वो एनेक्स कर लेती है मगध एम्पायर, बट वहाँ पे जो बाकी लीडर्स आए, उसके बाद बाकी रूलर्स आए, वो जो है एनरेज हो गए थे। उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब वत्स और कोसाला का जो युद्ध था हमें देखने को मिला नंद डायनेस्टी के खिलाफ, उसके बारे में बात करेंगे। He also called himself Ekarat, meaning the only ruler of India. सम्राट तो हम सबने सुना है, यहाँ पे ये अपने आप को एकाराट बुलाते थे कि मतलब पूरी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो राजा है वो सिर्फ मैं ही हूँ, ऐसा महापद्मानंद का कहना था। His son Dhananand inherited the throne but was unpopular ड्यू टू एक्सेसिव टैक्सेशन एंड टायरनी, जिसके बारे में जस्ट
कुछ देर पहले मैंने बात की थी। Despite being a powerful king and conqueror, Mahapadmanand is often overshadowed by later rulers like Chandragupta Maurya and Ashok the Great. महापद्मानंद ने जो है, जैसा कि हमने देखा कि जितने भी बैटल्स इन्होंने लीड किए नंद डायनेस्टी के अंदर, इन्होंने ही सब में जो है वो विजय प्राप्त करी थी। उसके बावजूद भी जो है चंद्रगुप्त और अशोक की छत्र छाया के नीचे दब कर रह गए इतिहास के पन्नों में महापद्मानंद। तो ये जो है इनका एक बेसिक आइडिया था। अब बढ़ते हैं कि हमें मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या देखने को मिलती थी नंद डायनेस्टी, क्योंकि इससे पहले जब पिछली क्लास के अंदर हम म्यूटनी ऑफ हाइफेसिस की बात कर रहे थे अंडर अलेक्जेंडर्स आर्मी की, उनकी आर्मी ने ही जो है उनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था। एक रीजन उस रिवोल्ट के पीछे ये भी था कि नंद डायनेस्टी की जो आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी, वो उस समय पर इंडियन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ी थी और इतने सालों से वो युद्ध करते हुए आ रहे, तो एक डर का माहौल जो है हमें देखने को मिलता है अलेक्जेंडर की आर्मी में। ऐसा क्यों? क्योंकि नंद डायनेस्टी के पास उस समय पर 2 लाख की इन्फेंट्री थी उनकी आर्मी के अंदर। इट वॉज द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी इन इंडियन हिस्ट्री एट दैट टाइम। 20,000 कैवलरी हमें देखने को मिलती थी, 2,000 वॉर चैरियट्स एंड 3,000 वॉर एलिफेंट्स भी हमें देखने को मिलते थे। हालांकि ये वॉर एलिफेंट्स जो है एक रीजन बने थे धनानंद की हार का अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा क्यों? इसके बारे में जो है हम डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास के अंदर, जब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने कैसे ओवरथ्रो किया था धनानंद को। देयर मिलिट्री पावर वॉज so intimidating that Alexander's army refused to march further to India to conquer the Nand Empire in 326 BC, the Beas River Mutiny, जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी बात की। तो ऐसा कुछ हमें स्टैंडिंग आर्मी देखने को मिलती थी नंद डायनेस्टी की। अब बढ़ते हैं, हमें कौन कौन से बैटल्स देखने को मिले। सबसे पहले हमें देखने को मिला द बैटल ऑफ कलिंग इन 340 BCE। बैटल ऑफ कलिंग के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन वो जो है अशोक द ग्रेट का बैटल था 261 BC में। उनसे पहले यहाँ पे महापद्मानंद ने जो है कलिंग का रीजन जीता था। हालांकि बाद में ये रीजन जो है इंडिपेंडेंट हो गया था, बट अशोक ने इसको एक बार फिर से रिकॉन्कर किया था। बट हम जो बात कर रहे हैं वो अभी महापद्मानंद के कॉन्क्वेस्ट की। लोकेशन की बात करें तो कलिंग मॉडर्न डे उड़ीसा का रीजन हमें देखने को मिलता है। ये रीजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? एक बार अगर हम मैप की तरफ देखें तो यहां पे हमें देखने को मिलता है ये कुछ रीजन था उस समय पर कलिंग का। मैरीटाइम सी रूट्स, मतलब कि जो ट्रेड रूट्स हमें सी की तरफ देखने को मिलते हैं, वो जो है कलिंग का रीजन जो है कंट्रोल करता था, बिकॉज इट वाज ऑन द कोस्ट एट दैट टाइम। ये जो एक रीजन बना महापद्मानंद के अट्रैक्शन का कलिंग की तरफ। अब अगर हम यहां पे देखें बेलिजरेंट्स की बात करें तो सबसे पहले ऑब्वियसली नन डायनेस्टी अंडर महापद्मानंद वर्सेस द कलिंग किंगडम। कॉजेज की बात करें तो कलिंग कंट्रोल्ड रिच मैरीटाइम ट्रेड रूट्स एंड वाज नोन फॉर इट्स पावरफुल नेवी, जैसे कि जस्ट हमने बात की अभी। द नन्स एम टू सिक्योर इकोनॉमिक डोमिनेंस बाय कंट्रोलिंग द कोस्टल ट्रेड। अगर ये रीजन वो जीत लेते तो अपने आप ही जो है इकोनॉमिक डोमिनेंस वहां पे हमें देखने को मिलती है कि कोस्टल ट्रेड जो सी के थ्रू जो ट्रेड होता था उस पे कंट्रोल नंद वंश का वहां पे हो जाता, और वो जो है यहाँ पे सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं कलिंग को जीतने के बाद। कोर्स की बात करें कैसे ये वॉर चला, महापद्मानंद लॉन्च्ड अ लार्ज स्केल इन्वेजन ऑन कलिंग। द कलिंगन फोर्सेस रेजिस्टेड फियर्सली बट द नन्स हैड अ सुपीरियर आर्मी एंड आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड बैटल कलिंग वाज एनेक्स्ड इनटू द नंद एम्पायर। तो ऐसा हमें कुछ बैटल देखने को मिला, क्योंकि इनकी आर्मी ही इतनी बड़ी थी नंद एम्पायर की, इस वजह से जो है कोई भी और महाजनपद या जनपद या और कोई भी एरिया उनके सामने जो है टिक नहीं पाता था। आउटकम की बात करें तो कलिंग बिकेम पार्ट ऑफ द मगध एम्पायर। ट्रेड फ्लरिश्ड अंडर नंद रूल बट लोकल रेजिस्टेंस रिमेन्ड। लेटर रीगेन्ड इंडिपेंडेंस बिफोर बीइंग रिकॉन्कर्ड बाय अशोक इन 261 BCE। अशोक जो है हमें एक बहुत ही फेमस और बहुत ही विद्वान रूलर देखने को मिलते हैं मौर्य एम्पायर के। उनके बारे में भी, उनके कॉन्क्वेस्ट के बारे में भी जो है हम डिटेल के अंदर बात करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। तो ये जो है हमें द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग देखने को मिलता है बाय द नंद डायनेस्टी अंडर महापद्मानंद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमें देखने को मिलता है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ वत्स। वत्स जो है हमें मॉडर्न डे प्रयागराज के आसपास का रीजन जो है वो देखने को मिलता है। वत्स किंगडम विच इज इन मॉडर्न डे प्रयागराज। ओपोनेंट्स की बात करें तो नंद डायनेस्टी वर्सेस
कोसाला एंड द वत्स किंगडम्स कंबाइंड। कोसाला के बारे में इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि अजातशत्रु और बिंबिसार के खिलाफ जो है कोसाला का किंगडम खड़ा था, मेनली अजातशत्रु के खिलाफ, और प्रसेनाजीत की मृत्यु के बाद जो है ये रीजन कोसाला का वो एनेक्स कर लिया जाता है मगध के द्वारा, जिस वजह से जो है वो बहुत ज्यादा एनरेज थे। कॉजेज की बात करें तो आफ्टर प्रसेनाजीत्स डेथ कोसाला वाज एनेक्स्ड बाय मगध, एनरेजिंग द करंट रूलर्स ऑफ कोसाला। महापद्मानंद sought to consolidate his rule in the central Ganges region। जो सेंट्रल इलाका था यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको भी जैसे कि ये वाला रीजन हम देख सकते हैं सेंट्रल गैंग्स का, यहाँ पर भी इनका अपना रूल स्थापित करने का महापद्मानंद का वहां पे हमें देखने को मिलता है, एक अट्रैक्शन उस रीजन की तरफ। तो ये भी हमें एक रीजन देखने को मिलता है इस वॉर के पीछे, वत्स और कोसाला के रीजन्स। कोर्स ऑफ द वॉर की बात करें तो कोसाला एंड वत्स फॉर्म्ड एन अलायंस, बट इवन देन दे वर ओवरपावर्ड, क्योंकि नंद डायनेस्टी की आर्मी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि और कोई महाजनपद, जैसा कि हमने बात की अभी, उनके सामने टिक ही नहीं पाया। द कैपिटल सिटी ऑफ कौशाम्बी विच इज इन वत्स fell after a major battle and Kosala's ruling dynasty was wiped out by the Nand forces। दोनों ही रीजन्स को जो है एनेक्स करके मगध एम्पायर में मिला लिया गया बाय द नंद फोर्सेस अंडर महापद्मानंद। आउटकम की बात करें तो वत्स लॉस्ट इंडिपेंडेंस, स्ट्रेंथनिंग मगध, एंड कोसाला केम अंडर मौर्यन रूल अगेन। Magad now controlled the Middle Ganges Valley, and Kosala and Vats incorporation helped create a vast centralized empire। मौर्यन एम्पायर से पहले नंद एम्पायर जो है इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर बन गया था। एक बार फिर से अगर हम मैप की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया का रीजन जो है यहाँ पर उस समय का कैप्चर करने में सफल रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स थे। यहाँ पे मॉडर्न डे यूपी बिहार के रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं, एंड सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एज वेल, एंड द कलिंग रीजन ऑल्सो। तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता था नंद एम्पायर का मैप उस समय पर। मौर्यंस के बाद, जैसे कि मैंने बात की, उस समय सेकेंड सबसे बड़ी डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्क्वेस्ट और हमें देखने को मिलता है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द गांधार एंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन इन 335 BC। यहां पर जो है इनको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाती है। आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पूरी तरह से गांधार का रीजन जो है इंक्लूडिंग बलूचिस्तान ऑल्सो, वो भी अपने एम्पायर में जो है वो मिला लिया था। बट यहाँ पे इनको फियर्स रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और पूरा रीजन जो है ये कैप्चर नहीं कर पाए थे। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे ये वॉर चला था। लोकेशन की बात करें तो गांधार, मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। Opponents were the Nand dynasty and the Gandhar kingdom. Gandhar had been under Persian and later Greek influence after Alexander's invasion in 326 BC। इससे पहले पिछली क्लास में जब हम अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि अलेक्जेंडर के जाने के बाद उन्होंने जो है अपने सतर्प्स यानी कि गवर्नर्स को जो है अपनी जीती हुई टेरिटरीज पे रूल करने के लिए छोड़ दिया था। और आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ अपना एक्सपेंशन निकाला, अपना इन्वेजन निकाला, तब उन्होंने जो है इन गवर्नर्स को हराकर जो है वो रीजन्स कैप्चर किए थे, एंड दे केम अंडर द मौर्यन रूल। बट यहाँ पर ऐसा करने में वो सफल नहीं हो पाए थे। द नन्स वांटेड टू एक्सटेंड देयर एम्पायर इनटू द नॉर्थ वेस्ट टू कंट्रोल की ट्रेड रूट्स, बट दे वर नॉट फुल्ली सक्सेसफुल। द नन्स लॉन्च्ड अ कैंपेन टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट बट फेस्ड fierce resistance. While sources are unclear, the nuns may have controlled some parts of the Indus region for a short time, but उसके बावजूद भी जो है उनकी डायनेस्टी के मैप में हमें ये रीजन्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर आप देखें एक बार फिर से तो यहाँ पर हमें वो रीजन्स देखने को नहीं मिलते हैं। मॉडर्न डे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के रीजन्स हमें यहाँ देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगर किए भी होंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने वहां पे रूल किया होगा और वापस एक रिवोल्ट या रिबेलियन हमें देखने को मिला होगा, और उसके बाद वो रीजन्स दोबारा इंडिपेंडेंट हो गए होंगे। फिलहाल यहां बढ़ते हैं आगे। Alexander's army mutinied at Beas River in 326 BC, possibly fearing the strength of the Nand army। यही वो समय था जहां पे हमें देखने को मिला द म्यूटनी ऑफ द हाइफेसिस रिवर बिटवीन अलेक्जेंडर एंड हिज ओन आर्मी। क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि इतने समय से वो लड़ रहे थे और नंद वंश की जो स्टैंडिंग आर्मी थी इतनी बड़ी, 2 लाख की तो सिर्फ उनकी इन्फेंट्री ही थी, तो उसके खिलाफ जो है एक मन में थोड़ा डर का माहौल जो है वहां पे देखने को मिलता है अलेक्जेंडर की आर्मी के अंदर। आउटकम क्या रहा इस कॉन्क्वेस्ट का, उसकी बात कर लेते हैं।
द नन्स मेंटेन्ड कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरीज बट देयर पावर वीकेंड आफ्टर महापद्मानंद डेथ। महापद्मानंद के बाद जो है धनानंद उनकी लेगेसी को जो है वो आगे नहीं बढ़ा पाए और वहां से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला नंद एम्पायर का, और इवेंचुअली आगे जाकर 321 BCE के अंदर धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य की जो है वो नींव रखी थी। गांधार लेटर फेल अंडर द मौर्यन रूल, जैसा कि जस्ट हमने अभी बात की। इसके बाद आगे हमें क्या देखने को मिला, व्हाट वर द इंपैक्ट्स ऑफ दीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नंद डायनेस्टी, उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। इट यूनिफाइड नॉर्दर्न इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अंडर अ सेंट्रलाइज्ड रूल, मतलब एक राजा के अंदर बहुत सारे हमें किंगडम्स देखने को मिले, दैट इज नथिंग एल्स बट सेंट्रलाइज्ड रूल। और ये नंद डायनेस्टी जो है ये चीज करने में उस समय पर सबसे पहले सफल रही थी। क्रिएटेड एन इकोनॉमिक पावर हाउस बाय कंट्रोलिंग ट्रेड एंड रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है अगर आपका सेंट्रलाइज्ड रूल है तो इकोनॉमिक पावर हाउस तो आपको बनना ही हो कि आप ही जो है वो ट्रेड भी कंट्रोल करेंगे, आप ही जो है वो रिसोर्सेज भी कंट्रोल करेंगे। इस वजह से हमें वहां पे ट्रेड का जो है फ्लरिशमेंट देखने को मिलता है। सेट द स्टेज फॉर द मौर्य एम्पायर विच एमर्ज्ड आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नन्स इन 321 BCE। चंद्रगुप्त को जो है जब उन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को हराया था तो इतना रीजन जो है उनको वैसे ही उनको हराते ही मिल गया। उसके बाद जो उन्होंने अपना एक्सपेंशन निकाला टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन, टुवर्ड्स द डेक्कन रीजन, तो उनको जो है थोड़ी आसानी हुई वो कॉन्क्वेस्ट निकालने में, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा रीजन जो है ऑलरेडी उनके पास आ चुका था आफ्टर डिफीटिंग धनानंद। इस बैटल के बारे में भी हम बात करेंगे, इनिशियल रिवोल्ट क्या था बिटवीन चंद्रगुप्त मौर्य एंड धनानंद, अगली क्लास के अंदर का हमारा टॉपिक है। टोटल हमें 3 मेजर बैटल्स देखने को मिले, द फर्स्ट इनिशियल रिवोल्ट, देन अ सीरीज ऑफ बैटल्स नियर द गैंग्स प्लेन एंड देन फाइनली द सीज ऑफ पाटलिपुत्र। उसके बारे में अगली क्लास में डिटेल में हम बात करेंगे। फिलहाल यहां पे हम आगे देखते हैं आगे हमें और क्या देखने को मिला। अगला पॉइंट हमारा आता है शोड अर्ली लार्ज स्केल एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज विच वॉज लेटर परफेक्टेड बाय द मौर्याज। जैसे कि हमने बात की महापद्मानंद जो है एक काफी अच्छे कॉन्करर थे, काफी अच्छे राजा थे, काफी कॉन्क्वेस्ट उन्होंने निकाले और अलग अलग रीजन्स जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर वो कैप्चर करने में सफल रहे, जिससे हमें उनके एक लार्ज स्केल एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पता चलता है। हालांकि इतनी ज्यादा हो नहीं पाई क्योंकि नॉर्थ के अलावा जो है बाकी रीजन्स उनके अंडर नहीं आ पाए, बट आगे जाकर मेनली अंडर चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक हमें देखने को मिला कितना बड़ा एम्पायर जो है बिल्ड कर लिया था उस समय पर मौर्याज ने। तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि लार्ज स्केल एम्पायर बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज वर परफेक्टेड बाय द मौर्यन रूलर्स। इसके बाद फाइनली द नंद डायनेस्टी कोलैप्स्ड व्हेन चंद्रगुप्त मौर्य इन 321 BCE overthrew धनानंद आफ्टर द सीज ऑफ पाटलिपुत्र लीडिंग टू द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो ये जो है हमें कुछ बैटल्स देखने को मिलते हैं ऑफ द नंद डायनेस्टी ड्यूरिंग देयर कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन रीजन। तो आज की क्लास के लिए इतने ही बैटल्स हम कवर करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य टू ओवरथ्रो द नंद डायनेस्टी, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि क्या उनके और कॉन्क्वेस्ट रहे चंद्रगुप्त मौर्य के, कैसे उन्होंने नॉर्थ वेस्ट में एक्सपैंड किया, कैसे उन्होंने दक्षिण की तरफ जो है एक्सपैंड किया। फिर हम आगे बढ़ेंगे अबाउट द बैटल्स ऑफ अशोक द ग्रेट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।